देन वी विल स्टार्ट। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और इसके अलावा आईफोन ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हैं हमारे पास अभी सभी कोर्सेज अवेलेबल है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के ऑन है, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल के लिए बैच एक्टिव हैं, तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोरियर के माध्यम से नोट्स भी कोरियर करवाए जाते हैं, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बैचेस की बात करूं तो यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियोस मिलती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड बैच सभी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उसमें, और नोट्स जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इसी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज और नोट्स। तो हॉस्टल सब्सिडी में क्या है, हॉस्टल सब्सिडी में आपको एक ध्यान रखनी है वही कि अगर नॉर्मल चाइल्ड होगा जितना उसको मिलता होगा उसका डबल मिलेगा आपके दिव्यांग चाइल्ड को। तो हॉस्टल सब्सिडी हमारा अमाउंट कितना मिलता है, एनीवन, कितना मिलता है हमारा हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट हमारा कितना होता है? ठीक है, वेरी गुड, इट्स 6750 और उसका डबल हमारा कितना हो जाएगा दिव्यांग का, तो हम इसका डबल करेंगे तो इट शुड बी 13,500। ठीक है, ये आपका डबल मिलेगा अगर दिव्यांग बच्चा है। हॉस्टल सब्सिडी में आपको क्या ध्यान रखना है, हॉस्टल सब्सिडी में ये फिक्स नहीं है कि आपको इतना इतना मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्च हुआ है हॉस्टल पे, उसके अकॉर्डिंग। एक तो आपको डे बोर्डिंग के लिए नहीं मिलेगा, जो डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं ना वहां पे अलाउड नहीं होगा हॉस्टल सब्सिडी, जहां पे बच्चे सुबह जाते हैं फिर शाम तक आ जाते हैं वापस, ठीक है, और रात आपकी नाइट घर पे स्पेंड होती है, तो वहां नहीं मिलेगा। ऐसे ही केस में मिलेगा जब आपका बच्चा एक्चुअली में हॉस्टल में रह रहा है, तो जितना भी बोर्डिंग लॉजिंग का खर्च होगा उसके अकाउंट, जितना भी बोर्डिंग लॉजिंग का खर्च होगा उसका इकट्ठा होके फिर वो आपको अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका अगर कम खर्च हुआ है इससे तो वो आपको मिलेगा, अगर ज्यादा है तो वो आप बियर करोगे, मैक्सिमम लिमिट है ये। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन फिक्स है, हॉस्टल सब्सिडी फिक्स नहीं है। और अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो आप दोनों ही केस में ले सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर आपका हेडक्वार्टर है उसके 50 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए हॉस्टल। तो 50 किलोमीटर वाला आप ये रेडियस याद रखोगे, 50 किलोमीटर से दूर हॉस्टल होगा तभी आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी, ये वाली कंडीशन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट, हॉस्टल सब्सिडी इज अप्लाइकेबल ओनली, hostel subsidy is applicable only in respect of the child studying in a residential educational institute located at least dash kilometer from the residence of the government servant। कितने किलोमीटर है, 50, 25, 10 या फिर 5, अभी मैंने डिस्कस किया, कितना होगा, विच इज राइट, ऑप्शन ए 50 किलोमीटर आपका, ये आपको याद रखना है, ये अभी हमने डिस्कस किया है, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट हैपेंस टू द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी इफ ए चाइल्ड फेल्स इन ए पर्टिकुलर क्लास। अब आपको इसका आंसर सबको सही देना, अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर फेल हो जाता है तो उसका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था या जो उसकी हॉस्टल सब्सिडी थी उसका क्या होगा। ऑप्शन ए, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी शैल बी स्टॉप, कि उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा अगर बच्चा फेल हो गया। बी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी फॉर द सेम क्लास विल नॉट बी सैंक्शन, अगर सेम क्लास है तो उसके लिए सैंक्शन नहीं होगा। सी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर नेक्स्ट 3 years, या उसको अगले 3 साल के लिए कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। या फिर ऑप्शन डी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल नॉट बी स्टॉप, ये स्टॉप नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है, सबने राइट दिया, डी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है फिर वो दोबारा क्लास कर रहा है सेम, तो ऐसे केस में उसके अलाउंस को नहीं रोका जाएगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस, मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी डेथ हो जाती है सर्विस में, तो उसको कैसे मिलेगा, उसको बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग ये यहां पर है। ठीक है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस एंड द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द डिसीज इज नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई और उसका जो स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में वर्किंग नहीं है, तो इस केस में जो उसकी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल है, सब्सिडी शैल बी पेबल टू चिल्ड्रन, कैसे पेबल होगी, अप टू द मंथ ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जिस मंथ में डेथ हुई है उस मंथ तक की गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। सेकेंड, अप टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच डेथ हैपन्स, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुई है तब तक दिया जाएगा। ऑप्शन सी, सीए और हॉस्टल सब्सिडी नॉट बी पेबल इन केस ऑफ डेथ, अगर जो डेथ हो गई है तो वहां पर फिर उसको पे ही नहीं होगा। या फिर डी, सीए हॉस्टल सब्सिडी शैल बी पेबल टू चिल्ड्रन टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम। नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, बस इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम बोले कि 20 और 12 इयर्स, दैट यू मे बी राइट, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एज ऑफ जो एम्प्लॉय है उस पे, क्योंकि जब आप सुपर एनुएशन आपकी हो जाएगी, जितना भी उसको मिल जाता, जितना भी वो एक्चुअली अगर वो जिंदा होता अप टू रिटायरमेंट, जितना भी उसको उसके अकॉर्डिंग मिल रहा होता, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा अलाउंस मिलेगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Next question, what is the upper age limit for दिव्यांग children to be eligible for children education allowance? अगर दिव्यांग बच्चे को children education allowance देना है तो what is the upper age limit? किस एज लिमिट तक मिलेगा? कितनी एज है दिव्यांग बच्चे की, कितनी एज होनी चाहिए अगर हमें उसको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देना है? 25 साल, 20 साल, 22 साल या नो अपर एज लिमिट? ऑप्शन ए 25, बी 20, सी 22 या फिर ऑप्शन डी नो एज लिमिट? ट्वेंटी टू, 25 या 20, ये एज लिमिट ही नहीं होगी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 22 ईयर्स तक मिलेगा। ठीक है, इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि जो हमारा अलाउंस मिलता है उसको हम क्या करते हैं, अलाउंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से दिव्यांग के लिए, और जो हमारी नॉर्मल की एज है उसको हम प्लस कर देंगे 2 के लिए, तो 22। तो इस तरीके से आप दोनों को रिलेट करके याद रख पाओगे। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट ऑप्शन, नो एज लिमिट है आपकी चाइल्ड केयर लीव्स में, बट इन स्टडी इट्स 22। ठीक है, हाँ, तो डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, दिव्यांग की हम बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि हम 40% डिसेबिलिटी से अबव की बात कर रहे हैं। सीए अगर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए लेना है तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी डिप्लोमा डिग्री अगर 10th क्लास के बाद बच्चा करता है तो उस केस में मिलेगा। अगर बच्चा 12th के बाद कोई डिप्लोमा करता है तो वहां पर नहीं मिलेगा। 10th के बाद कोई भी डिप्लोमा है, किसी भी टाइप का कोई भी डिग्री है, वो कर रहा है तो वहां पर उसको उसके लिए अलाउंस मिलेगा, जो भी डिग्री 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो हम उसको 12th में ही कंसिडर करते हैं, तो वहां पर मिलेगा, लेकिन 12th के बाद हो रही है तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सिविल पेंशन रूल्स 2021 हैज बीन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट ऑन, जो हमारे पेंशन रूल्स हैं 2021 के, वो किस दिन ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश किए गए थे? ऑप्शन ए 18 जुलाई 21, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 21, सी 1 जुलाई 21 या फिर डी 14 फरवरी 2022। साउंड इज ओके आई गेस, मेरी तरफ से ओके है साउंड। किस दिन पब्लिश किया गया था सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 को?
तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 20 दिसंबर इज द राइट ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 2021 को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज डिफाइंड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 means an authority specified in schedule 1 to the, जो हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हमारी कहां पर मेंशन है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डिफाइंड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स जो हम अथॉरिटी बताते हैं शेड्यूल 1 में, तो बेसिकली कहां की हम डेफिनेशन को बोलते हैं कि ये डेफिनेशन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल 1978, बी सीसीएस पेंशन रूल 1972, सी सीसीएस सीसीए रूल्स 1965, या फिर डी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, विच इज करेक्ट? सीसीएस पेंशन रूल में हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। जब हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल 1 में मेंशन है तो कहां पर मेंशन होगी, विच इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जो हमारी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में मेंशन है, हम उसी की यहाँ पर बात करते हैं। उसके शेड्यूल 1 में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वही सेम डेफिनेशन है। बी इज द करेक्ट आंसर हियर, 1972। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the service in which a government servant receives his pay with the sanction of the government from any source other than the Consolidated Fund of India? इनमें से ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है वो ऐसी कौन सी सर्विस है जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बजाय किसी और अदर सोर्स से पेमेंट अपनी लेता है, अपनी सैलरी लेता है। डेपुटेशन पे, फ्रीलांस सर्विस करता है उस टाइम पर, फॉरेन सर्विस पे, या फिर टेम्पररी ट्रांसफर पे। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? ए बी सी डी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, फिर उसका आंसर देना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसी सर्विस जहां पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बजाय कहीं और से लेगा। कल हमने इसको डिस्कस किया था, तो जिसने कल की क्लास देखी है आंसर सही देना। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉरेन सर्विस होती है। डेपुटेशन में क्या होता है, ए एम्प्लॉई है, एक गवर्नमेंट है, बी गवर्नमेंट पे काम करने का एम्प्लॉई, तो यहाँ पर डेप्यूट हुआ, वापस तो यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ पर डेप्यूट है, ये इसकी सैलरी दे रही है। ठीक है, टेम्पररी ट्रांसफर में क्या होता है, ए से बी में यहाँ पर काम करने गया है 180 दिन से कम पे, तो 180 दिन के बाद वापस ही आएगा, तो ये इसकी सैलरी दे रही है। जब हम बात करते हैं फॉरेन सर्विस की, वहां पर होता है कि कोई ए गवर्नमेंट से बी गवर्नमेंट में, या कोई ए डिपार्टमेंट से बी में गया है, तो यहां पर ये सैलरी इसको यही दे रही है। फॉरेन सर्विस में ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 इंक्लूड्स। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अकाउंट ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, बैंक ट्रेजरी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? ए अकाउंट्स ऑफिसर, बी पोस्ट ऑफिस, सी बैंक ट्रेजरी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि यहां पर सही होगा? ऑल ऑफ द अबव, अकाउंट ऑफिसर भी, पोस्ट ऑफिस भी, बैंक ट्रेजरी भी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under which rule of CCS pension rules 2021? जब हम बात करते हैं पेंशनर की, तो उस पेंशनर को जब उसको पेंशन मिल रही होती है तब भी उसको फ्यूचर में गुड कंडक्ट रखना पड़ता है। तो ये हमारी कौन से रूल में है, रूल 8, रूल 9, रूल 7, या फिर रूल 6? और ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी पेंशन को पार्शली या कोई भी पार्ट या होली उसकी
रोकी जा सकती है अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होता है तो उस केस में। तो फ्यूचर गुड कंडक्ट एक पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना गवर्नमेंट सर्वेंट में रहकर उसको अच्छा बना रहना है उतना उसके बाद भी उसको अच्छा रहना है। तो रूल 8, रूल 9, रूल 7, रूल 6, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये हमारा है रूल 8 में, विच इज करेक्ट? फ्यूचर गुड कंडक्ट, जस्ट गिव मी a sec. रूल 8, 9, 7 या फिर 6? रूल 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, रूल 8। ठीक है, रूल 8 में है जहां पर आपको फ्यूचर गुड कंडक्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,